Welcome to Human Tales Anthropology. This is lecture number 3 of Anthropology as optional for UPSC. So lecture नंबर 2 में हमने यूनिट 1.6 कवर किया था. इसमें जितने भी हमारे एंसेस्टर स्पीसीज़ थे उनके बारे में हमने देखा, उनके फाइलोजेनेटिक कैरेक्टरिस्टिक, जोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन, ये सबको डिस्कस किया. ओके, इन दिस lecture नंबर 3, हम यूनिट 1.7 डिस्कस करेंगे. द बायोलॉजिकल बेसिस ऑफ लाइफ, सेल, डीएनए स्ट्रक्चर, रेप्लिकेशन, प्रोटीन सिंथेसिस, जीन म्यूटेशन, क्रोमोसोम एंड सेल डिवीजन, ये सारे टॉपिक्स हम डिस्कस करेंगे. सी, जो यूनिट 1.7 है वो आगे की यूनिट्स जैसे कि 9.1 है ना, जेनेटिक एबरेशंस, जेनेटिक डिजीजेस को समझने के लिए इन टॉपिक्स का समझना काफ़ी ज़रूरी है. ओके, सो यूनिट 1.7 विल बी द बेसिक the base of the upcoming units. Okay, so let's start. So what is cell? आपने स्कूल में पढ़ा ही होगा कि सेल इज़ द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, है ना. सो दिस इज़ अ कंपेरिजन बिटवीन प्लांट सेल एंड एनिमल सेल. थ्रू आउट एंथ्रोपोलॉजी हम एनिमल सेल के बारे में ही डिस्कस करेंगे. दिस इज़ जस्ट अ कंपेरिजन, ताकि आप डिफरेंस समझ पाएँ कि प्लांट सेल और एनिमल सेल में क्या डिफरेंस है, क्या अंतर है. ओके, सो animal cells with eukaryotic cell basic. Okay, let's understand eukaryotic and prokaryotic. So lecture number 1 में मैंने बताया था कि यूकैरियोट आर ऑर्गेनिजम्स, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जिनके सेल में न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, और प्रोकैरियोट्स ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं जिनके सेल में न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता है. ओके, अगर एवोल्यूशन के पर्सपेक्टिव में देखा जाए टाइमलाइन में, तो सबसे पहले हमारे प्रोकैरियोट आए थे. ओके, उसके बाद यूकैरियोट आए थे. ओके, ड्यूरिंग द एवोल्यूशन, राइट. सो एनिमल सेल इज यूकैरियोटिक. ओके, इट हैज़ न्यूक्लियस. प्लांट सेल भी यूकैरियोटिक है, इसमें भी न्यूक्लियस है. ओके, देन इट इज़ अ बेसिक यूनिट ऑफ फंक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स एंड सिंपल ऑर्गेनिजम्स बोथ. कॉम्प्लेक्स एंड सिंपल ऑर्गेनिज्म, सी, ऑर्गेनिज्म मतलब कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हो गए, राइट, फ्रॉम बैक्टीरिया, आर्केइक बैक्टीरिया, टू राइट द बिगेस्ट एनिमल ऑन लैंड ऑन वाटर. वन इज़ व्हेल एंड अनदर इज़ एलिफेंट. ओके, इन सारे स्पीसीज़ में, है ना, इनिशियल माइक्रो ऑर्गेनिज्म से सबसे बड़े स्पीसीज़ और इनके बीच में सारे एनिमल्स जो आएंगे उनमें एनिमल सेल पाया जाता है. ओके, अनलाइक प्लांट सेल, एनिमल सेल लैक्स सेल वॉल एंड क्लोरोप्लास्ट. सी, क्लोरोप्लास्ट इज अ पिगमेंट विच गिव्स ग्रीन कलर टू द लीव्स. ओके, सेल वॉल मतलब कि ये जो थिक लेयर है ना, आउटर लेयर, दिस इज कॉल्ड एज सेल वॉल. ओके, विच इज़ प्रेजेंट ओनली इन प्लांट सेल. ओके, नॉट इन एनिमल सेल. तो एनिमल सेल में क्या प्रेजेंट है? इट इज़ कॉल्ड एज प्लाज्मा मेम्ब्रेन. ओके, इट इज़ ऑल्सो प्रेजेंट इन प्लांट सेल. सो दो लेयर ना होके यहाँ पे सिंगल लेयर है. ओके, सी, दिस इज द फर्स्ट लेयर ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड दिस इज द, मतलब कि दिस इज द आउटर लेयर एंड दिस विल बी द इनर लेयर. ओके, then, okay, this is first point. Then major components of cell, they are cell membrane, cytoplasm, nucleus, mitochondria, endoplasmic reticulum, Golgi apparatus, lysosome, ribosome and centrosome. अब इनका थोड़ा बहुत फंक्शन हम समझ लेते हैं, हालांकि इतना डेप्थ में नहीं पूछता है. ओके, बट लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड. सो सेल मेम्ब्रेन, इट्स अ फॉस्फोलिपिड बाइलेयर, कंट्रोल्स मटेरियल एक्सचेंज एंड सिग्नलिंग. सो बेसिकली एक प्रोसेस होता है ऑस्मोसिस. एलिमेंट्री स्कूल में पढ़ते हैं इसको, ऑस्मोसिस. ओके, सो बेसिकली अगर किसी चीज़ की, दिस इज़ अ सराउंडिंग और इसमें किसी चीज़ की कंसनट्रेशन बहुत ज़्यादा है. ओके, एंड देर इज़ अनदर बॉडी इनसाइड दिस एनवायरमेंट, इसके अंदर उस स्पेसिफिक, सपोज के इज़, लेट इट बी विटामिन के एज्यूम कर लेते हैं. ओके, सो लेट्स सी कि इस सराउंडिंग में विटामिन के काफ़ी अबंडेंट है. ओके, लेकिन इस सेल के अंदर प्रेजेंट नहीं है. सो ऑस्मोसिस के अकॉर्डिंग जो विटामिन के होगा ये कहाँ मूव करेगा? लो, फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन की ओर. ओके, बट बेसिकली सेल के अंदर जाएगा. दिस इज नोन एज ऑस्मोसिस. ओके, सो सेल मेम्ब्रेन का ये काम होता है, विटामिन, गैसेस लाइक ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ये सब चीज़ों को एक्सचेंज करता है. ओके, देन कम्स साइटोप्लाज्म. दिस इज जेल लाइक साइटोसॉल. इसका काम है, इट सपोर्ट्स द ऑर्गन्स. ओके, दिस इज द लिक्विड, द पिंक कलर वन. ओके, दिस इज द लिक्विड साइटोप्लाज्म which is gel like, इसमें ऑर्गेनल्स प्रेजेंट होते हैं. देन न्यूक्लियस इट स्टोर्स डीएनए, कंट्रोल्स जीन एक्सप्रेशन एंड सेल डिवीजन. सेल डिवीजन में हमने माइटोसिस एंड मियोसिस देखा था. ओके, सो इसके अंदर तीन कंपोनेंट्स होंगे. वन इज क्रोमैटिन, क्रोमोसोम्स एंड न्यूक्लियोलस. ओके, सो क्रोमैटिन इज डीएनए प्लस हिस्टोन्स. इट कंडेंसेस इनटू क्रोमोसोम.
क्रोमोसोम्स आर कंडेंस डीएनए फॉर डिवीजन। सी क्रोमैटिन, क्रोमैटिड एंड क्रोमोसोम्स, इसके बारे में हम आगे के स्लाइड्स में डिस्कस करेंगे। ओके, व्हाट इज न्यूक्लियोलस? न्यूक्लियस मतलब कि न्यूक्लियस के अंदर का एक रीजन होता है, दिस इज नोन एज न्यूक्लियोलस। इसमें क्या होता है? आरएनए सिंथेसिस एंड राइबोसोम असेंबली। ओके, माइटोकॉन्ड्रिया एवरीवन नोज दैट इट्स अ पावर हाउस ऑफ द सेल। सो एटीपी प्रोडक्शन मतलब कि एडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट एक कंपाउंड होता है, इस यूनिट में वो एनर्जी प्रोड्यूस करता है विच इज़ यूटिलाइज बाय द सेल, है ना, अलग अलग फंक्शन करने के लिए। सो दिस इज द एनर्जी हाउस ऑफ द सेल, माइटोकॉन्ड्रिया। माइंड यू, डीएनए सिर्फ न्यूक्लियस के अंदर ही नहीं, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर भी होता है। माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए का क्या यूज़ है हम आगे के लेक्चर्स में देखेंगे। ओके, देन एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इसके दो टाइप्स है, रफ एंड स्मूथ। ओके, रफ में होता है प्रोटीन सिंथेसिस एंड स्मूथ में होता है लिपिड सिंथेसिस। ओके, देन गोल्गी apparatus, इट मॉडिफाइज एंड पैकेजेस प्रोटीन्स एंड लिपिड्स। इसमें इसका काम है प्रोटीन एंड लिपिड्स का पैकेजिंग करना। ओके, सी यहाँ पे इसका सिंथेसिस हो रहा है, किसका? प्रोटीन और लिपिड का, और गोल्गी apparatus उसका पैकेजिंग करता है। ओके, देन लाइजोसोम्स, इट डाइजेस्ट वेस्ट एंड पार्टिकल्स। बेसिकली सेल के फंक्शन में जो भी वेस्ट प्रोड्यूस होता है उसको लाइजोसोम डाइजेस्ट करता है, राइट। पेरोक्सीसोम्स, इट ब्रेक डाउन द फैटी एसिड एंड डिटॉक्सिफाइज पेरोक्साइड। इसका जो रेसिडुअल कंपाउंड रिलीज करता है आफ्टर डिटॉक्सिफिकेशन, इट इज हाइड्रोजन पेरोक्साइड। ओके, दैट इज नोन एज पेरोक्सीसोम्स। देन राइबोसोम्स helps in the protein synthesis free or on rough endoplasmic reticulum, right. Centrosome organizes microtubules for division. सी यहाँ पे डिवीजन मतलब कि क्रोमोसोम्स की बात होगी यहाँ पे। ओके, क्रोमोसोम का कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर होता है, और माइटोसिस एंड मियोसिस में, सॉरी स्पेसिफिकली इन मियोसिस 4 डॉटर सेल्स बनते हैं। ओके, इनके कैरेक्टरिस्टिक क्या होते हैं कि इनमें एक सिंगल कुछ इस तरह का क्रोमोसोम्स के पार्ट होते हैं। ओके, दे आर ऑल हैप्लॉइड। हैप्लॉइड डाइप्लॉइड क्या है मैंने पहले लेक्चर्स में समझाया, बट अभी मैं फिर से समझाऊंगी। ओके, सो लेट्स प्रोसीड। देन वेसिकल्स एंड वैक्यूल्स ट्रांसपोर्ट एंड स्टोर मटेरियल्स। सो अगर पूरे सेल को देखा जाए तो क्रोमोसोमल लेवल से देखा जाए कि क्रोमोसोम कहाँ पे है, सो ये बनता है क्रोमैटिन से विच इज़ डीएनए प्लस प्रोटीन्स। दिस फॉर्म्स द क्रोमोसोम्स। ओके, क्रोमैटिन एक कंडेंस्ड फॉर्म होता है काफ़ी। ओके, और दिस ओनली फॉर्म्स द क्रोमोसोम्स, दिस इज़ नॉट कंडेंस्ड फॉर्म। ओके, ये एक तरह का फ्री फॉर्म होता है, राइट। देन दिस विथ इट कंटेन्स सेंट्रोमियर, और क्रोमैटिन में इट सेंट्रोमियर, बेसिकली दिस पोर्शन इज कॉल्ड अ सेंट्रोमियर, जहाँ पे 2 क्रोमैटिड जॉइन होते हैं टू फॉर्म अ क्रोमोसोम, दिस इज नोन एज सेंट्रोमियर। ओके, देन सो क्रोमोसोम्स कंटेन्स जीन्स। ओके, ये होता है डीएनए के सेगमेंट्स, दिस इज फॉर प्रोटीन एंड आरएनए। ओके, सो दिस इज द एनिमल सेल components. Okay, let's move on. Okay, अब हम वी आर जूमिंग इनटू दिस पोर्शन। बेसिकली हमारा डिस्कशन इस पोर्शन का होगा, न्यूक्लियस। ओके, न्यूक्लियस के अंदर क्रोमैटिन, क्रोमोसोम्स एंड क्रोमैटिड। ओके, सो क्रोमोसोमल लेवल इनसाइड द न्यूक्लियस। अब न्यूक्लियस के अंदर क्या क्या होता है? सो दिस इज द एनवेलप ऑफ द न्यूक्लियस, और इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं क्रोमोसोम्स। ओके, सी ये जो लेंथी पोर्शन है इसको टीलोमियर कहते हैं, और जो सेंटर होता है जहाँ पे 2 क्रोमैटिड जॉइन होते हैं टू फॉर्म क्रोमोसोम, दैट इज नोन एज सेंट्रोमियर। ओके, सो फर्स्ट वन लेट्स कंसिडर क्रोमैटिन। ओके, इसका स्ट्रक्चर क्या है? इट्स अ लूजली ऑर्गेनाइज्ड कॉम्प्लेक्स ऑफ डीएनए, हिस्टोन प्रोटीन्स एंड नॉन हिस्टोन प्रोटीन। सी हिस्टोन का काम होता है फॉर पैकेजिंग। ओके, दिस इज व्हाट हिस्टोन प्रोटीन्स डू। देन which is present in the nucleus during interphase or non-dividing phase. Okay, see dividing phase मतलब कि यहाँ पे माइटोसिस एंड मियोसिस की बात हो रही है। ओके, सो बेसिकली अगर ये पेरेंट सेल है, इसके अंदर इस तरह से क्रोमोसोम्स हैं, सो एक फेज आता है कि क्रोमोसोम्स दे स्टार्ट स्प्लिटिंग एंड गोइंग इनटू एन एंड। ओके, यहाँ पे 2 अलग अलग डॉटर सेल्स बन जाएंगे। ओके, ओके, सो ये नॉन स्प्लिटिंग फेज की बात कर रहा है।
ओके, यहाँ पे स्प्लिट होना शुरू हो रहा है, राइट? सो what is the function? It stores genetic information and allows access for processes like transcription, gene expression, and DNA replication. Okay, इसके key features they exist in two forms, euchromatin and heterochromatin. So euchromatin जो होता है वो loosely packed होता है, okay? और जो see this transcription मतलब कि gene expression, we'll understand these terms in depth आगे के units में, मतलब आगे की slides में, okay? इसी lecture में. So euchromatin, they are loosely packed, okay, and they are active in the process of transcription, okay. Then comes heterochromatin. They are tightly packed and transcriptionally inactive. They don't contribute in this process, transcription ka, okay, which is another term for gene expression, okay. So this is about chromatin. The next we discuss chromosomes. So its structure. During cell division, mitosis, chromatin condenses into distinct and shaped chromosomes. Each chromosome consists of two identical sister chromatid joined at a region called as centromere. See, इसको कहते हैं chromatid. This term, chromatid. Okay. जब two sister chromatid join होते हैं, from where? From in the centromere. They form a chromosome, a complete chromosome. Okay, इसमें इस पोर्शन को कहते हैं टीलोमियर, दिस टर्म टीलोमियर, और इस पोर्शन को कहते हैं सेंट्रोमियर. सो व्हाट इज टीलोमियर एंड सेंट्रोमियर हियर? टीलोमियर मतलब कि दे आर प्रोटेक्टिव कैप्स एट क्रोमोसोम विच प्रिवेंट डीएनए डिग्रेडेशन. सी यहाँ पे एक तरह कैप के फॉर्म में होता है कि जो इसके अंदर डेटा होता है, जीन होता है, वो किसी तरह से डिग्रेड ना हो जाए. ओके इस ये काम होता है टीलोमियर का. सेंट्रोमियर का काम होता है, इट इज़ ए कॉन्स्ट्रिक्टेड रीजन, मतलब कि काफ़ी कॉम्पैक्ट रीजन होता है जहाँ से दो क्रोमैटिड ज्वाइन होते हैं टू फॉर्म व्हाट? अ क्रोमोसोम, राइट? सो दिस इज टीलोमियर एंड सेंट्रोमियर. देन इसका फंक्शन क्या होता है क्रोमोसोम का? इट एंश्योर्स एक्यूरेट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ जेनेटिक मटेरियल टू डॉटर सेल ड्यूरिंग सेल डिवीजन. बेसिकली मियोसिस की बात हो रही है. सी रिप्रोडक्शन में हमने पिछले लेक्चर्स में भी डिस्कस किया है कि हमने पिछले लेक्चर्स में डिस्कस किया है कि इन अ ह्यूमन बीइंग वी हैव 46 क्रोमोसोम्स, राइट? जिसमें से 23 क्रोमोसोम्स आते हैं मदर से और 23 आते हैं फादर से. ओके एंड ह्यूमन बीइंग्स आर डाइप्लॉइड क्रिएचर्स. अब प्लॉइडी क्या होती है? प्लॉइडी मतलब कि नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स. ओके दिस इज नोन एज प्लॉइडी, राइट? सी ह्यूमन डाइप्लॉइड होते हैं, बट ऐसे कई ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिनके पास 46 से ज़्यादा नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं. दे आर वेरी कॉम्प्लेक्स क्रिएचर्स. ओके उनके मैकेनिज्म बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होते हैं. सो अबाउट गेटिंग बैक टू द ह्यूमन, राइट? सो हमने लास्ट लेक्चर में ये डिस्कस किया था कि जर्म सेल्स है ना, विच आर रिप्रोडक्टिव इन नेचर, दे अंडरगो व्हाट? मियोसिस. मियोसिस को अगर फिगर में कंक्लूड किया जाए तो कुछ इस तरह का होता है. सपोज दिस इज सेट ऑफ क्रोमोसोम फॉर अ सिंगल ह्यूमन बीइंग. ओके 46. अब यहाँ पे ये स्प्लिट होना शुरू होगा. ये दो डिफरेंट एंड के पास चले गए. ओके नेक्स्ट स्टेप, this is an intermediate phase. Okay, so this is known as daughter cells.
माइटोसिस में नंबर ऑफ डॉटर सेल्स हमेशा 2 होते हैं। मियोसिस में दिस प्रोसेस, ये जो प्रोसेस हमने डिस्कस किया, इसमें हमेशा डॉटर सेल्स नंबर 4 होंगे। ओके, सो अब ये जितने भी डॉटर सेल्स हैं ये क्या है? हैप्लॉइड। हैप्लॉइड का मतलब होता है हाफ द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स। बेसिकली ये 23 होगा, इसके पास भी 23 होगा, इसके पास भी 23, इसके पास भी 23। ओके, सो सपोज दिस इज ऑफ अ मदर, ठीक है। अब फादर का भी ऐसे ही रिजल्ट होगा, राइट? इसमें क्या डिवीजन हो रहा है? ऑफ द स्पर्म। और यहाँ पे क्या होगा मदर का? इट्स, वी आर टॉकिंग अबाउट द एग सेल। ओके, सो अब यू अंडरस्टैंड द कॉम्बिनेशन हियर। सी, इसमें जो अगेन है हैप्लॉइड जो डिवीजन होगा, मैं इसको शॉर्ट में यहाँ पे बना दे रही हूँ। ओके, ये अलग अलग कॉम्बिनेशंस होंगे इनके। ओके, देयर इज समथिंग कॉल्ड एज क्रॉसिंग ओवर। इसमें बेसिकली क्या होता है कि ये जो क्रोमोसोम्स हमने देखे यहाँ पे स्प्लिट हो रहा है। ओके, सो ये जो ऊपर वाला इसका पार्ट है, इसका कुछ पोर्शन निकल के यहाँ पे जाएगा। ओके, किसी भी रैंडम उसमें जाएगा, इसका पोर्शन यहाँ पे जाएगा, यहाँ पे। ओके, सो दिस इज नोन एज क्रॉसिंग ओवर। इससे होता क्या है कि बेसिकली सी जो बच्चे होते हैं, ऑफस्प्रिंग होते हैं, उनके कैरेक्टरिस्टिक किससे मिलते हैं? उनके पेरेंट्स से। ओके, लेकिन कुछ कैरेक्टरिस्टिक बच्चों में ऐसे होते हैं जो ना पेरेंट के, किसी भी पेरेंट के पास नहीं होते, ना फादर ना मदर के पास, वो उसके लिए एक एकदम यूनिक होता है। ओके, सो दिस इज नोन एज क्रॉसिंग ओवर इफेक्ट। ओके, ये बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी क्रिएट करता है, राइट? सो अब जब एनी ऑफ द एग एंड वन ऑफ द स्पर्म व्हेन दे कंबाइन, ओके, इसके पास 23 पेयर्स ऑफ डीएनए है, इसके पास 23। ओके, दिस विल फॉर्म द जाइगोट। अब यहाँ पे सेल डिवीजन होना शुरू होगा। ओके, दिस विल मेक अ कंप्लीट जाइगोट ऑफ अ ह्यूमन बीइंग, 46 chromosomes. Okay, so this was about meiosis. Okay, I hope haploid and diploid ये concept भी clear है आपको। राइट, सो हम देख रहे थे कि इसके की फीचर्स क्या हैं। डीएनए मॉलिक्यूल, ईच क्रोमोसोम कंटेन सिंगल लॉन्ग डीएनए मॉलिक्यूल रैप्ड अराउंड हिस्टोन प्रोटीन्स। हिस्टोन प्रोटीन्स मैंने बताया कि डीएनए पैकेजिंग में काम आता है। ओके, देन सी इसके कुछ टाइप्स है, H2A, H2B, H3, H4। इतना डेप्थ में याद रखने की ज़रूरत नहीं है, बट यू शुड नो इट। ओके, दैट कॉम्पैक्ट डीएनए एंड रेगुलेट जीन एक्सप्रेशन, राइट? इसका एग्जाम्पल क्या है? ह्यूमन सेल्स आर 46 क्रोमोसोम्स। अभी हमने ये एग्जाम्पल्स को, इसका एग्जाम्पल को हमने डिस्कस किया, राइट? देन सी, अब जीन्स को डिस्कस करने के पहले हम इस टेबल को समझते हैं। ओके, क्रोमैटिन, क्रोमैटिड एंड क्रोमोसोम, राइट? सो पहला है क्रोमैटिन। डेफिनेशन क्या है? डीएनए प्लस प्रोटीन्स इन अ लूज फॉर्म। लूज फॉर्म क्यों? क्योंकि ये ट्रांसक्रिप्शन में काम आता है। ट्रांसक्रिप्शन क्या है हम आगे के स्लाइड्स में समझेंगे, राइट? देन डीएनए, हिस्टोन्स, नॉन हिस्टोन प्रोटीन्स। ओके, ये इसका कॉम्पोजिशन होता है। इसमें डीएनए होता है कंप्लीट, देन हिस्टोन्स और नॉन हिस्टोन प्रोटीन, मतलब कि ऐसे प्रोटीन जो बाइंडिंग में हेल्प करते हैं और जो बाइंडिंग के अलावा दूसरे फंक्शन में काम आता है। ओके, अपीयरेंस क्या है? दे आर डिफ्यूज्ड, दे आर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, राइट? जैसे कि इंटरफेस में, तो इंटरफेस एक सेल डिवीजन का पार्ट होता है। ओके, यू डोंट हैव टू गो इनटू सच डेप्थ, बट दे आर इन डिफ्यूज्ड फॉर्म। रिमेंबर दिस, व्हाट? क्रोमैटिन, राइट? देन when are they seen? They are seen in the non dividing phase, in the interface को non dividing phase कहते हैं। मैंने एग्जाम्पल में बताया था ना, दिस वन। यहाँ पे डिवीजन नहीं हो रहा, डिवीजन यहाँ से शुरू हो रहा है, राइट? जब क्रोमोसोम्स यहाँ पे सेपरेट होते हैं, 2 अलग अलग पोल्स के पास जाते हैं, राइट? देन व्हाट इज इट्स रोल? इट हेल्प्स इन डीएनए पैकेजिंग एंड जीन एक्सप्रेशन। जीन एक्सप्रेशन का दूसरा टर्म मैंने बताया था क्या? ट्रांसक्रिप्शन, राइट? डीएनए ट्रांसक्रिप्शन, राइट? This is chromatin. Next we go to chromatid.
व्हाट इज क्रोमैटिड? इट्स अ वन कॉपी ऑफ ए रेप्लिकेटेड क्रोमोसोम. इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से होता है. If this is the center, then this is a chromatid. Okay, one copy of a replicated chromosome. Then इसका composition क्या है? It has one DNA molecule plus proteins, right? Appearance कैसा होता है? Arm like. Arms है ना इसके दो, right? Arm like, and it is condensed in formula, condensed in the appearance and form, right? When are they seen? They are seen in the mitosis, मतलब कि prophase and anaphase. See, यहाँ पे आता है प्रोफेज एंड एनाफेज, राइट? यहाँ पे सी ये कंप्लीट प्रोसेस नहीं है, बट लास्ट लेक्चर में हमने डेप्थ में डिस्कस किया इसको, सो यू कैन वॉच इट देयर, राइट? सो इस तरह से जो डॉटर सेल्स होते हैं, प्रोसेस कंप्लीट होने के पहले जो फेजेस आते हैं दैट इज नोन एज एनाफेज. ओके, एनाफेज, प्रोफेज टू एनाफेज, राइट? सो दिस इज इन द माइटोसिस. देन segregation during cell division. Okay, this is the role of chromatid. Okay, see segregation मतलब कि क्या होता है? मैंने यहाँ पे समझाया था कि there is a effect called as crossing over. So उसमें basically क्या होता है? Suppose these are the daughter cells. Okay, अब इसमें सपोज ये कुछ पोर्शन है, ये पोर्शन कुछ इसका आ जाएगा. ओके, सपोज दिस इज येलो इन कलर, राइट? कुछ पोर्शन में भी यहाँ पे आ जाए. सपोज दिस इज पर्पल इन कलर, सो इसका पोर्शन कुछ यहाँ आ जाए और इसमें आ जाए. सो ये क्रोमोसोम के अलग अलग पार्ट जो है जंप ओवर करते हैं. ओके, सो दिस इज नोन एज सेग्रीगेशन. इसका काम यही होता है कि अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक सेट करता है किसमें? ऑफस्प्रिंग में, राइट? अब जो भी सपोज दिस इज 23 क्रोमोसोम्स, राइट? सो अज्यूम दिस इज स्पर्म. ओके, तो जब एग के 23 से कंबाइन करेगा, है ना, तो इसमें कुछ अलग जो बेबी बनेगा इससे, राइट? इसमें कुछ अलग कैरेक्टरिस्टिक होंगे जो ना पिताजी में होगा ना माताजी में होगा, राइट? सो दिस इज सेग्रीगेशन, अलग अलग डाइवर्सिटी प्रेजेंट करना इन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द ऑफस्प्रिंग. ओके, then what is chromosome? So it is condensed structure carrying genetic information, one or two DNA molecules, pre and post replication plus proteins, right? This is chromosome. It is in condensed form. It is rod shaped. Okay, this is the rod shape. Okay, then कब दिखता है ये? It is seen in mitosis, sometimes interphase in the condensed form, right? इसका रोल क्या होता है? इट कैरीज एंड डिस्ट्रीब्यूट्स जेनेटिक मटेरियल. ओके, सो दिस इज क्रोमैटिन, क्रोमैटिड एंड क्रोमोसोम फॉर यू, राइट? देन लेट्स मूव ऑन टू जीन. व्हाट इज जीन? सो स्ट्रक्चर ऑफ जीन, स्पेसिफिक सेगमेंट ऑफ DNA ऑन क्रोमोसोम्स दैट एनकोड फंक्शनल प्रोडक्ट्स, एग्जाम्पल प्रोटीन्स और RNA. Let's suppose this is the DNA, right? अब इसमें क्या होंगे? बेसिस, सी ये सेंटर में नहीं, क्योंकि दे आर ट्विस्टेड फॉर्म, एक तरह से रोटेट हो रहे होते हैं. ओके, सो उस हिसाब से अलाइनमेंट है, राइट? सो दीज आर द 4 बेस पेयर्स. लास्ट लेक्चर में भी हमने डिस्कस किया था, एडेनाइन, थायमीन, गुआनिन एंड साइटोसिन. ओके,
सो एडेनाइन हमेशा थायमिन के साथ पेयर होता है विथ डबल हाइड्रोजन बॉन्ड. ओके, देन गुआनिन इज ऑलवेज पेयर्ड विथ साइटोसिन इन ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड. ओके, दिस इज द sugar phosphate backbone, right? सो अगर इसका हम सीक्वेंस सपोज इस सेगमेंट को उठाते हैं, ओके ओके, इस सेगमेंट को उठाते हैं, सो इसके अंदर जो भी बेसेस होंगे, ओके, दिस इज जस्ट एन एग्जांपल ATGC. अगेन वी हैव ATGC. दिस इसके आगे और भी यहाँ पे सीक्वेंसेस होंगे. सो यहाँ से यहाँ तक, इस लेंथ तक, दिस इज कॉल्ड एज अ सिंगल जीन. जीन का काम होता है कि किसी स्पेसिफिक ट्रेट या कैरेक्टरिस्टिक को एक्सप्रेस करना इन अ ह्यूमन बीइंग. ओके, सपोज दिस बी जीन फॉर हाइट. सो ईदर द इंडिविजुअल कैन बी टॉल or he can be short, right? Suppose this is a gene of skin color. सो स्किन कलर अलग अलग शेड्स के होते हैं, ओके, उसमें मेलानिन कितना प्रोडक्शन हो रहा है इसके लिए एक अलग जीन रिस्पॉन्सिबल होगा, राइट? आप किस जोग्राफिक एरिया में रह रहे, सपोज इफ यू आर इन दी ट्रॉपिकल क्लाइमेट, राइट, तो आप वहाँ पे मेलानिन प्रोडक्शन काफ़ी ज़्यादा होगा. इसीलिए अफ्रीकन पॉपुलेशन और इंडियन पॉपुलेशन, साउथ इंडियन स्पेसिफिकली, काफ़ी डार्क इन कलर होते हैं, राइट, बिकॉज दे हैव अ हाई मेलानिन प्रोडक्शन, राइट. इट्स अ डिफेंस मैकेनिज्म फ्रॉम डायरेक्ट सन रेज. ओके, सो दिस इज अ जीन, ओके, कंप्लीट सीक्वेंस ऑफ द बेस पेयर्स. दिस इज अ सिंगल जीन. ओके, ऐसे कई जीन्स होते हैं. सी ह्यूमन बींग्स में मैंने लास्ट लेक्चर में भी समझाया था, सपोज एक ह्यूमन बींग का एक जीनोम है, इसके अंदर होते हैं 30,000 जीन्स. ओके, सो दिस इज अ कंप्लीट ह्यूमन जीनोम. ओके, देन मूविंग ऑन. What is the function of gene? It serves as instruction for synthesizing proteins that determine cellular function and traits. Traits मैंने बताया, ओके, जीन का यही काम होता है कि कुछ अलग सेलुलर फंक्शन, जैसे कि बॉडी के अंदर मेटाबॉलिक रेट क्या है, डाइजेशन एंड एवरीथिंग इज डिफाइंड बाय जीन. ओके, आपका डाइजेशन पावर कैसा है, आप काफ़ी जल्दी चीज़ों को खाते हो पीते हो तो जल्दी इफेक्ट करती है बॉडी पे, या फिर इट टेक्स टाइम. ओके, सो देर आर अ लॉट ऑफ फंक्शंस इन अ ह्यूमन बॉडी जो कि जीन डिटरमाइन करता है. ओके, ऑफ कोर्स फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक, आप कैसे दिखते हो, ओके, आपके शरीर का स्ट्रक्चर कैसा, ये सब, दीज आर ऑल played and expressed by genes, right? Key features क्या है, they include coding regions, exons, non-coding regions. ये अलग अलग regions होते हैं. Okay, let me show you. See, if this is complete DNA, okay, so this is one portion is exon, okay, another is exon, और exon, दो exon के बीच में आएगा एक intron. Okay, so this is an example, right? So ये सारी चीज़ों को ये include करता है. सी एक्सॉन मतलब कि कोडिंग रीजन होता है, और नॉन कोडिंग रीजन मतलब कि इंट्रॉन्स. अब कोडिंग नॉन कोडिंग क्या होगा? सी बेसिकली कुछ ये जीन है, ये एक स्पेसिफिक ट्रेट को रिप्रेजेंट करेगा. ओके, लेकिन इंट्रॉन जो है, जो इट इज़ ओनली कनेक्टिंग दीज टू जीन्स. ओके, सो इसीलिए इसको नॉन कोडिंग कहेंगे. और एक्सॉन्स जो होते हैं, क्योंकि ये एक स्पेसिफिक ट्रेट को रिप्रेजेंट करेंगे, दैट इज़ वाई दे आर नोन एज कोडिंग gene, right? Exons and then introns, right? Then intron exon and then exon and regulatory sequences. Okay, ये इसके key features हो गए. Right, then we move on to DNA. Okay, deoxyribonucleic acid. सो इसका स्ट्रक्चर क्या है? इट्स ए डबल हेलिक्स कंपोज्ड ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स. सी ये सारे बेस पेयर है, एडेनाइन, थाइमिन, साइटोसिन, गुआनिन. ओके, लिंक्ड बाय ए शुगर फॉस्फेट बैकबोन, राइट. इसका फंक्शन क्या है? इट एनकोड्स जेनेटिक इन्फॉर्मेशन रिक्वायर्ड फॉर ऑल सेलुलर प्रोसेसेस एंड हेरिडिटी. देन इसका की फीचर क्या है? बेस पेयरिंग ATGC. मैंने बताया ATA हमेशा पेयर होगा G के साथ.
I didn't write it here, right? Yeah, this one. ए हमेशा एडेनिन हमेशा पेयर होगा थाइमिन के साथ विथ डबल बॉन्ड. ओके, सी ये जो बॉन्ड होते हैं बेसिस के बीच में, दीज आर हाइड्रोजन बॉन्ड्स. रिमेंबर देम वेल. ओके, सी डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड से कार्बन में कंफ्यूज मत होना, क्योंकि कार्बन में भी डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड होता है. वो अलग कॉम्पोनेंट्स कंपाउंड्स बनाते हैं, एल्कीन एल्काइन एल्कीन. ओके, इट्स नॉट दैट, इट इज़ हाइड्रोजन बॉन्डिंग. यहाँ पे जो डबल बॉन्ड है इट इज़ थ्रू हाइड्रोजन. ओके, एंड ग्वानिन एंड साइटोसिन के बीच में जो बॉन्ड होंगे इट विल बी 3 इन नंबर, 3 हाइड्रोजन बॉन्ड्स. ओके, आई होप यू आर क्लियर विद दिस. So this is the key feature of DNA. Then moving on. See, हम histones की बात कर रहे थे ना DNA packaging में. This is the example of it. Okay. Then let's move on to DNA structure, right? अब इसका basic composition क्या होता है? It is composed of 4 nucleotide bases ATGC. ये clear है, right? Each nucleotide consists of a phosphate group, a deoxyribose sugar, and one of these nitrogenous bases, right? So now let's understand what is nucleotide. See, nucleotide basically it means it's a combination of what, जो न्यूक्लियोटाइड बेसिस होते हैं. ओके, और फॉस्फेट ग्रुप और शुगर ग्रुप, डीऑक्सीराइज शुगर ग्रुप, इन तीनों के कॉम्बिनेशन को हम न्यूक्लियोटाइड कहते हैं. ओके, सी as you can see in this combination, so there are 3 parts of nucleotides, right? एक तो नाइट्रोजनस बेस होता है ATGC, इनमें से कोई एक होगा. ओके, and then there is pentose sugar. In case of DNA it is deoxyribose. ये हमारा पेंटोज शुगर होगा DNA, और RNA में होगा राइबोस. ओके, see, DNA and RNA, these are what? Nucleic acids. Why they are acidic in nature? See, because of phosphate group. See, ये 2 chains हैं. Okay, these are the bases. Okay, these are the 2 bases. इसमें ऐसे clear. Okay, I hope this makes it clear, right? सो ये जो फॉस्फेट है, ओके, दिस इज़ द फॉस्फेट ग्रुप. इसके ऊपर एज यू कैन सी एक नेगेटिव चार्ज है. ओके, सो नेगेटिव चार्ज होने के कारण ये पूरा जो न्यूक्लिक एसिड है, इट इज़ द न्यूक्लियस, जो न्यूक्लियोटाइड है, जो एक प्रोटीन है, एक कंपाउंड है, इट इज़ नेगेटिव इन चार्ज, विच इज़ वाई इट इज़ एन एसिड. ओके, so this is nucleotide for us. Okay, see, each nucleotide consists of a phosphate group, deoxyribose sugar, and one of these nitrogenous bases. Okay, then अब structure के बारे में बात करते हैं. double helix structure. So it exists as a double stranded helix. It was first described by Watson and Crick. Okay, the 2 strands run in opposite directions, anti-parallel, with one strand running from 5' to 3' and complementary from 3' to 5'. अब इसको अगर फिगर से समझे, सी इसका अगर एंड देखा जाए, दिस इज़ 5'. ओके, 5' to 3', और यहाँ देखा जाए तो 3' to 5'. यही कह रहा है कि ये जो हीलिक्स स्ट्रक्चर होता है, सो अगर हम इसकी बात करें, सो दिस विल बी 5'. ओके, एंड दिस एंड्स हियर, दिस विल बी 3'. अगर हम इसकी बात करें, सो दिस विल बी 3'. ओके, दिस एंड्स हियर, सो दिस विल बी 5'. तो ये एक दूसरे के एंटी पैरेलल होते हैं, राइट? माइंड यू, दिस इज द शुगर फॉस्फेट बेस. ओके, शुगर फॉस्फेट बैकबोन कहेंगे, राइट? देन this is about the structure. Okay, the strands are held together by hydrogen bonds between complementary base pair. ओके, अब हम बेस पेयरिंग रूल समझते हैं. सो द बेसिस फॉलो स्ट्रिक्ट पेयरिंग रूल्स. एडेनाइन हमेशा पेयर होता है किसके साथ? थाइमिन के साथ, AT, थ्रू 2 डबल बॉन्ड्स. ओके, 2 हाइड्रोजन बॉन्ड्स. ओके, मैंने ये कन्फ्यूजन अभी बताया था, है ना, कि कार्बन में भी डबल बॉन्ड होते हैं, उससे कन्फ्यूज मत करना. ओके, दिस इज़ नॉट दिस. हाइड्रोजन के 2 बॉन्ड होते हैं. ओके,
और यहाँ पे while guanine pairs with cytosine GC through 3 hydrogen bonds. Okay, this complementary base pairing ensures the uniform width of the double helix and provides the mechanism for accurate DNA application. See, जो helix है, okay, जो DNA helix है, इसका जो diameter है ये हर जगह फिक्स रहे. Okay, इसीलिए बॉन्डिंग है अलग अलग. ए का टी के साथ 2 हाइड्रोजन बॉन्ड से एंड जी का सी के साथ 3 हाइड्रोजन बॉन्ड से, राइट. सो इसी के कारण एक एक यूनिफॉर्म डायमीटर मेंटेन कर सकता है डीएनए का स्ट्रक्चर. ओके, सो दिस वाज बेस पेयरिंग, राइट. देन स्ट्रक्चरल फीचर्स. द डीएनए डबल हेलिक्स हैज़ अ यूनिफॉर्म डायमीटर ऑफ अप्रॉक्सीमेटली 2 नैनोमीटर्स. सो ये जो हेलिक्स की बात हो रही है, ये जो डायमीटर है, दिस होल डायमीटर, दिस इज 2 नैनोमीटर्स. ओके, basically 2 into 10 to the power minus 9 meters, right? So that is the diameter. Then the bases are stacked inside the helix like rungs on a twisted ladder, okay, with a distance of 0.34 nanometer between adjacent base pairs. So अभी यहाँ पे जो base pairs आएंगे, okay, सो इनके बीच डिस्टेंस कह रहा है कि 0.34 नैनोमीटर. ओके, बिटवीन एडजेसेंट बेस पेयरिंग, एक दो बेस पेयर के बीच का डिस्टेंस होगा 0.34 नैनोमीटर्स. ओके, देन द बेसिस आर स्टैक्ड इनसाइड हेलिक्स स्ट्रक्चर. ओके, 0.34 nanometers, this is clear. One complete turn of the helix contains about 10 base pairs and measures 3.4 nanometers in length. कह रहा है कि इस एक टर्न के अंदर, इस टर्न के अंदर 10 बेस पेयरिंग्स होंगे. ओके, और इसका जो लेंथ होगा इट विल बी 34 नैनोमीटर्स, राइट. क्योंकि सॉरी, इट विल बी 3.4 नैनोमीटर्स. इट इज़ क्लियर, क्योंकि यहाँ पे 10 बेस पेयर होंगे ना, दो बेस पेयर के बीच में कितना डिस्टेंस है, इट विल बी 3.34 नैनोमीटर, राइट. इंटू 10 कर दे तो इट विल बी डिस्टेंस विल बी 3.4 नैनोमीटर, राइट. सो एक ट्विस्ट के अंदर 10 बेस पेयरिंग होगी और डिस्टेंस टोटल होगा 3.4 नैनोमीटर्स. ओके, आई होप दिस इज क्लियर. देन sugar phosphate backbone. The outer framework consists of alternating phosphate groups and deoxyribose sugar, forming the sugar phosphate backbone. The phosphate groups create negative charges along the DNA molecule, making it acidic. ये phosphate group end में है. ओके, phosphate again negative charge, यहाँ पे भी negative charge, ये negative charge and then this one as well. Okay, so negative charge होने के कारण it will be acidic in nature. Major and minor grooves. The twisted structure creates two distinct grooves, the major and the minor. These grooves are important for protein DNA interactions as transcription factors and other regulatory proteins. Basically कह रहा है कि see in this DNA structure, right, in this DNA structure, okay, this will be the minor groove. ये थोड़ा सा नैरो होगा. ओके, एंड दिस इज द मेजर ग्रूव. ऑल्टरनेट इसमें रहेगा. दिस इज अगेन द मेजर ग्रूव, दिस विल बी द माइनर ग्रूव. ओके, सो बेसिकली इसका काम ये होता है कि दीज ग्रूव्स आर इंपॉर्टेंट फॉर प्रोटीन एंड डीएनए इंटरैक्शंस, राइट. ट्रांसक्रिप्शन के समय ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है, राइट. क्या चीज़? मेजर ग्रूव एंड माइनर ग्रूव. ओके, एंड अदर रेगुलेटरी प्रोटीन्स ऑफन बाइंड टू स्पेसिफिक सीक्वेंसेस बाय फिटिंग इनटू दीज ग्रूव्स. ओके, स्पेसिफिक सीक्वेंस मतलब कि जीन सीक्वेंस ATGCAA. ओके, जो नाइट्रोजनस बेसेस होंगे इनके स्पेसिफिक सीक्वेंस इन्हीं ग्रूव्स में फिट होते हैं. ओके, देन क्रोमैटिन ऑर्गेनाइजेशन, मैंने क्रोमैटिन समझाया था, राइट. क्रोमैटिन बेसिकली इसका पूरा फॉर्म होता है लेकिन इतने कॉम्पैक्ट फॉर्म में होता है. अब इसका काम क्या होता है? सी, यूकैरियोटिक सेल्स, यूकैरियोटिक मतलब ऐसे सेल्स जिनके पास न्यूक्लियस है, राइट.
So DNA doesn't exist as naked double helix. यूकैरियोटिक सेल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, माइक्रोसेलुलर ऑर्गेनिजम्स के अंदर जो डीएनए होता है इट डज नॉट एग्जिस्ट एज डबल हेलिक, ओके। वो बहुत ही कॉम्पैक्ट एरिया में पैक्ड होता है, और उसका रीज़न क्या होता है? बिकॉज ऑफ द हिस्टोन प्रोटीन्स। हमने डिस्कस किया था, राइट? हिस्टोन प्रोटीन्स जो क्रोमोसोम्स हम डीएनए है उसको एकदम कॉम्पैक्ट बना के रखता है, तभी तो सेलुलर ऑर्गेनिजम्स के अंदर फिट होगा, है ना। बैक्टीरिया के अंदर कैसे, उसका भी तो डीएनए होता है, वो कैसे फिट होगा? सो दिस इज द रीजन वाई हिस्टोन प्रोटीन्स, ओके, टू फॉर्म क्रोमैटिन। देन this organization allows the long DNA molecule to fit within the cell nucleus while remaining accessible for जो भी सेलुलर प्रोसेसेस हैं, ओके, जैसे कि ट्रांसक्रिप्शन और रेप्लिकेशन। ये कॉम्पैक्ट फॉर्म में प्रेजेंट होता है, और सेम टाइम में जो अदर ऑपरेशंस होते हैं जैसे कि ट्रांसक्रिप्शन, है ना, रेप्लिकेशन ऑफ द डीएनए, इसमें एक्टिव होता है, ओके। देन फंक्शनल सिग्निफिकेंस क्या है डीएनए का? द स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए डायरेक्टली रिलेट्स टू इट्स फंक्शन। कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग अलाउज फॉर एक्यूरेट रेप्लिकेशन, डीएनए रेप्लिकेशन का काम आता है। द डबल स्टैंडर्ड नेचर प्रोवाइड्स स्टेबिलिटी एंड एरर चेकिंग मैकेनिज्म्स। सो बेसिकली डीएनए जब रेप्लिकेट होता है, कॉपी होता है, तो उसमें कोई एरर ना आ जाए, क्योंकि हमने पढ़ा था ना लास्ट लेक्चर में कि अगर जीन में एडिशन या डिलीशन होता है तो ये सबसे ज़्यादा क्या घातक होता है, राइट? इट इज़ द मोस्ट डेडलीस्ट म्यूटेशन इन अ जीन। सो उस तरह के कुछ एरर्स ना हो जाए डीएनए रेप्लिकेशन में, कॉपी करने में, ओके। सो इसका यहाँ पे डबल हेलिक्स जो स्ट्रक्चर है ये इसी काम आता है, ओके। एंड द स्पेसिफिक सीक्वेंस ऑफ बेसिस एनकोड्स जेनेटिक इन्फॉर्मेशन इन द फॉर्म ऑफ जीन्स। डीएनए के अंदर क्रोमोसोम्स होते हैं, क्रोमोसोम्स के अंदर क्या होते हैं? जीन्स होते हैं। एंड जीन में क्या होता है? बेसिकली दीज आर द बेसिस, एक स्पेसिफिक सीक्वेंस होता है, ओके। देन सो इफ यू सी इन दिस स्लाइड, ओके, adenine, guanine, thymine and cytosine, see these are the nitrogenous bases present in the DNA, okay। अब ये जो यूरासिल एक्स्ट्रा है, this is the nitrogenous base which is present in RNA। so basically DNA में जो थाइमीन होता है, this is replaced by uracil in RNA, okay। so these are the nitrogenous bases, okay। so our next topic is DNA replication, okay। so DNA replication का importance क्या है? It is very important in growth, cell growth, repair, reproduction in living organisms। see हमने माइटोसिस और मियोसिस समझा था पिछले लेक्चर्स में, राइट? सो बेसिकली इसमें क्या होता है कि एक कंप्लीट कॉपी होता है एक पेरेंट सेल का, है ना, इनटू 2 डॉटर सेल्स। और मियोसिस में क्या होता है? 4 डॉटर सेल्स होते हैं। सो जब भी सेल अपना कॉपी करता है, ओके, सो देयर इज डीएनए रेप्लिकेशन इन देयर। सी माइटोसिस किस में होता है? हेयर सेल्स, ओके, स्किन सेल्स, ऑर्गन्स, ओके, नेल्स, ये सारे बॉडी के पार्ट में माइटोसिस के थ्रू ग्रोथ होता है, ओके। एंड मियोसिस इन जर्म सेल्स completely for the reproduction, okay। so basically see if there is a damage, suppose करो कि आपकी स्किन में कोई डैमेज आ गया, तो अब वो रिपेयर कैसे होगा? बेसिकली वहाँ पे सेल का प्रोडक्शन बढ़ेगा, ओके। सेल का प्रोडक्शन बढ़ना मतलब कि यहाँ पे डीएनए रेप्लिकेशन हो रहा है, ओके। सो राइट फ्रॉम द बेबीज ग्रोथ, व्हेन द बेबी इज ग्रोइंग इनसाइड अ मदर्स वूम, जब अपनी माँ के पेट में बेबी की ग्रोथ होती है, वहाँ से लेके ओल्ड एज तक जो भी इंजुरी होती है, ओके, उसको हील करने में डीएनए रेप्लिकेशन का बहुत बड़ा हाथ होता है, ओके। सो इट इज़ अ वेरी एसेंशियल फिनोमेना, ओके। सो लेट्स स्टार्ट विद दिस। डीएनए रेप्लिकेशन इज द प्रोसेस बाय विच अ सेल कॉपीज इट्स डीएनए बिफोर डिवीजन, ओके। देन अच्छा, ये डिवीजन के पहले होता है, ओके। जैसे सेल में हमने देखा था कि क्रोमोसोम यहाँ एक्सिस में आ जाते हैं अलग अलग, ओके। सो डिवीजन होने के पहले ही डीएनए रेप्लिकेट हो जाता है विद इन द पेरेंट सेल, ओके। देन डीएनए रेप्लिकेशन इंश्योर्स दैट ईच डॉटर सेल रिसीव्स एन आइडेंटिकल सेट ऑफ जेनेटिक इंफॉर्मेशन, ओके। माइटोसिस मियोसिस हमने समझ लिया, राइट। देन लेट्स स्टार्ट विद की स्टेप्स ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन। इसमें कुछ टर्म्स है जैसे कि सेमी कंजर्वेटिव, ये हम अभी समझेंगे, ओके। सो लेट्स स्टार्ट विद द प्रोसेस इटसेल्फ, राइट। इनिशिएशन पहला स्टेप है। Replication begins at specific sites called origin of replication.
where proteins like origin recognition complex bind. Okay. अब origin recognition complex क्या होता है इसको समझते हैं. ORC. Okay. लेट्स अज्यूम कि ये एक डीएनए का सीक्वेंस है. ओके. सो ओआरसी का काम क्या होता है कि जिस उसको डीएनए में जब ये सीक्वेंस दिखता है जीसीए सपोज, ओके, तो ये यहाँ पे जाके बाइंड कर लेता है. ओके. इसका काम क्या होता है कि ये इंडिकेटर है. ये इंडिकेटर किसके लिए है? फॉर प्रोटीन्स. जब डीएनए रेप्लिकेशन होता है सो प्रोटीन को पता कैसे चलेगा कि काम किस सीक्वेंस, डीएनए सीक्वेंस के किस पार्ट से शुरू करना है काम, राइट. सो ये एक लैंडिंग बेस की तरह काम करता है फॉर द प्रोटीन्स. प्रोटीन्स को यहाँ पे समझ में आता है कि काम यहाँ से इस बेस से शुरू करना है आगे की ओर. ओके. सो दैट इज़ द रोल ऑफ ओआरसी हियर. इसका एक रोल और होता है जीन साइलेंसिंग में. ना व्हाट इज़ जीन साइलेंसिंग? लेट्स अज्यूम कि ये एक ऐसा सीक्वेंस है जीन का, ओके, विच इज़ वेरी डिस्ट्रक्टिव. इसके बहुत ज़्यादा नेगेटिव और डेडली कॉन्सिक्वेंसेस हैं. ओके. सो इस जीन का ये अपना इफेक्ट ना दिखा पाए इसलिए इस जीन को साइलेंस कर दिया जाता है. माइंड यू डिलीट नहीं हो रहा है. ओके. वो डीएनए सीक्वेंस में प्रेजेंट रहेगा लेकिन वो अपना इफेक्ट नहीं दिखा पाएगा. ओके. दैट इज़ नोन एज जीन साइलेंसिंग. सो ये एक काम होता है ओआरसी का. ओके. अनदर फैक्टर इज टीलोमियर मेंटेनेंस and chromosome condensation. बेसिकली हमने समझा था कि इफ दिस इज द क्रोमोसोम, ये होता है टीलोमियर, राइट. इसका काम क्या होता है? ये कैप की तरह एक्ट करता है ना. डीएनए का कोई भी डेटा लॉस ना हो जाए, करप्ट ना हो जाए, इसलिए टीलोमियर प्रेजेंट होता है. ओके. सो बेसिकली इट सेव्स द डेटा. ओके. सो दीज आर द फंक्शंस ऑफ ओआरसी. ओके. Now let's get back. So यहाँ पे आप ORC बाइंड हो चुका है. ओके. At a specific site of DNA. Then helicase unwinds the double stranded DNA forming a replication fork. See helicase मतलब कि helix structure. Helix हमने DNA का देखा था like this. ओके. अब ये हीलिक्स स्ट्रक्चर जो है अनवाउंड हो रहा है, ये खुल रहा है. ओके. ट्विस्टेड नहीं होगा. सो दिस फॉर्म्स व्हाट? अ फोर्क. फोर्क का शेप कैसा होता है? कुछ इस तरह का शेप होता है ना. अब ये तीसरी डंडी ना होके यहाँ पे दो डंडी है. सो इट फॉर्म्स अ फोर्क हियर नोन एज रेप्लिकेशन फोर्क. ओके. देन सिंगल स्ट्रैंड बाइंडिंग प्रोटीन्स स्टेबिलाइज द अनवाउंड डीएनए. अब सिंगल स्ट्रैंड बाइंडिंग प्रोटीन्स क्या? लेट्स अंडरस्टैंड दिस वन. ओके. सो ऐसे प्रोटीन्स डीएनए के सिंगल स्ट्रैंड में बाइंड करते हैं. ओके. लेट्स अंडरस्टैंड दिस. इफ दिस इज द डीएनए, यहाँ पे क्या हुआ? हमारा जो हीलिक्स स्ट्रक्चर है वो अनवाउंड हो गया. ओके. सो यहाँ पे अब बेसिस फ्री है, राइट. सो इसका काम यही होगा कि इट विल बाइंड टू सिंगल स्ट्रैंड. ओके. यहाँ पे आके बाइंड करना शुरू कर देगा. ओके. दैट इज नोन एज सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए बाइंडिंग प्रोटीन. ओके. ऐसा प्रोटीन जो डीएनए के सिंगल स्ट्रैंड में बाइंड करता है. ओके. ये वाला जो एंड है ये फ्री रहेगा अभी के लिए. ओके. देन अब इसका काम दूसरा समझते हैं. इसका रोल ये होता है इट प्रिवेंट्स रीफॉर्मेशन ऑफ डबल हीलिक्स. सी एक टेंडेंसी होती ना डीएनए की इक्विलिब्रियम की, वो बाइंड रहें. ओके. हाइड्रोजन बॉन्ड्स दे आर अट्रैक्टिंग ईच अदर. ओके. सो जब ये यहाँ के बाइंड करता है तो ये प्रिवेंट करता है कि ये जो हीलिक्स केस खुला है ये वापस बाइंड ना हो जाए. ओके. सो ये इसका काम होता है, राइट. देन इट ऑल्सो प्रोटेक्ट्स फ्रॉम डीजेनरेशन बाई न्यूक्लियसेस. सी जब ये एंड ओपन हो रहा है तो इट इज़ मोर प्रोन टू डैमेज, है ना, क्योंकि यहाँ पे न्यूक्लियोटाइड एक्सपोज हो चुके हैं तो ये डैमेज होने की ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है. तो वो डैमेज ना हो इसका ये दूसरा काम होता है. ओके. सो दिस इज सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए
binding proteins for us. Okay, then next, see, this is the third step. Then primase synthesizes short RNA primers to provide a starting point for DNA synthesis. Okay, now let's understand what are DNA polymerase. Okay, DNA primers. Okay, sorry, RNA primers. See, by this time you should know कि RNA is what? It's a single strand. DNA होता है double strand, right? So RNA polymerase क्या होता है? It's an enzyme. अब इस एंजाइम का काम क्या होता है? ओके, सी, हमारा जो DNA का हेलिक्स स्ट्रक्चर खुला, ओके, यहाँ पे, ओके, सो ये दो स्ट्रैंड्स में बढ़ गया, राइट? सो ये स्ट्रैंड को, एक स्ट्रैंड को जाके रीड करता है. ओके, सी, जो भी यहाँ पे बेसेस होंगे, न्यूक्लियोटाइड्स होंगे, नाइट्रोजनस बेसेस होंगे, सपोज दे आर ATGC. Okay, अब we know that A bonds with what? T, and T bond with A. Okay, G with C, C and G. अगर ये DNA के चेन में था तो RNA इस सीक्वेंस को रीड करके एक कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस बनाता है. ओके, दिस इज द RNA. ओके, सी, ए हमें पता है पेयर करता है थाइमिन के साथ, है ना, थाइमिन करता है एडेनाइन के साथ, राइट? इसी तरह जी एंड सी का गुआनिन एंड साइटोसिन का भी पेयर किया. सो इस सीक्वेंस को रीड करके आरएनए पॉलीमरेज का काम बेसिकली ये होता है कि इसका कॉम्प्लीमेंट्री आरएनए स्ट्रैंड बनाए. ओके, माइंड यू, आरएनए पॉलीमरेज इज एन एंजाइम. ओके, और ये बनाता क्या है? आरएनए स्ट्रैंड. बेसिकली इट इज कॉल्ड एज mRNA. mRNA मतलब कि मैसेंजर RNA. Okay, then यहाँ पे primase synthesizes short RNA primers to provide a starting point for DNA synthesis, right? Elongation. So see, यहाँ पे क्या बना? mRNA production हो गया, right? Then elongation. DNA polymerase adds nucleotide to the 3' end of the growing strand using the parental strand as template. See, इफ़ यू सी हियर, यहाँ पे 3' एंड कौन सा? दिस इज नोन एज द लीडिंग स्ट्रैंड. ओके, मैंने बताया था कि 5' होगा, दिस विल बी 3'. ओके, दिस इज द लीडिंग स्ट्रैंड, राइट? और यहाँ पे 3' होगा, ये होगा 5'. ओके, सो बेसिकली व्हाट इट्स सेइंग इज कि DNA पॉलीमरेज. अब लेट्स अंडरस्टैंड दिस टर्म, व्हाट इज DNA पॉलीमरेज. ओके, अगेन ये एक एंजाइम होता है, जैसे कि RNA पॉलीमरेज हमने देखा, राइट? So DNA polymerase again it's an enzyme, right? इसका काम होता है, it synthesizes DNA molecule. Okay, ये ऐड करता है न्यूक्लियोटाइड टू व्हाट? ग्रोइंग DNA स्ट्रैंड. ओके, न्यूक्लियोटाइड हमने पढ़ा था, इसके 3 कंपोनेंट्स होते हैं, राइट? हमने पढ़ा था, एक तो शुगर फॉस्फेट लिंक होता है, राइट? एंड दी नाइट्रोजनस बेसिस होते हैं. ओके, एंड देन दी फॉस्फेट ग्रुप, राइट? सो ये 3 मिलके बनाते हैं व्हाट? न्यूक्लियोटाइड. सो ये जो DNA पॉलीमरेज एंजाइम है, ये DNA मॉलिक्यूल में न्यूक्लियोटाइड को ऐड करता है. कहाँ ऐड करता है? इन द लीडिंग स्ट्रैंड. लीडिंग स्ट्रैंड हमने यहाँ पे देखा कि इट इज़ व्हाट? 5'3'. See, 5' to 3' in the direction towards the replication fork. See, अगर हम फिगर से समझे तो इस डायरेक्शन में ऐड करेगा. ओके, सी, यहाँ पे अनवाइंड हुआ है ना, ये वाला स्ट्रैंड, यहाँ पे एडिशन शुरू हो गया. किस डायरेक्शन में जा रहा है? 5' to 3'. दिस स्ट्रैंड इज नोन एज द लीडिंग स्ट्रैंड. ओके, यहाँ पे काम करेगा क्या? DNA पॉलीमरेज. ओके, देन the leading strand is synthesized continuously in the 5' to 3' direction, right, towards the replication fork. Okay, then
The lagging strand is synthesized discontinuously in short fragments called as Okazaki fragments, which are later joined by DNA ligase. See, this is the lagging strand. Okay. So यहाँ पे जो synthesis होता है कंटिन्यूस नहीं डिसकंटिन्यूस होता है. इन स्ट्रैंड्स को कहते हैं ओकाजाकी स्ट्रैंड्स. ओके. देन अच्छा, दिस इज डन बाय डीएनए लीगेज. ओके, माइंड यू. नाउ व्हाट इज डीएनए लीगेज, इसको समझते हैं. अगेन दिस इज एन एंजाइम. ओके, इसका काम क्या होता है? इट कैटलाइजेस फॉर्मेशन ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड बिटवीन 5' and 3' at the terminal of DNA fragments. कैटलाइजेस मतलब किसी इनिशिएट करना. ओके, क्या कैटलाइज करता है? फॉर्मेशन ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड्स. सी, जब बॉन्डिंग कंप्लीट होगी तो डीएनए का जो कॉपी होगा वो एक तरह से एंड हो जाएगा. ओके, जितने भी न्यूक्लियोटाइड्स एंड बेसिस का कॉपी होना था कॉम्प्लीमेंट्री, है ना, वो चीज़ खत्म हो जाएगा. ओके, सो दिस इज द वर्क ऑफ डीएनए लिगेज. नाउ लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डीएनए लिगेज and DNA polymerase. See, DNA polymerase works on what leading strand? Right? 5' to 3'. And DNA ligase, it works on the lagging strand. मैं अभी फिगर में समझाऊंगी. ओके, 3' to 5'. ओके, यहाँ पे सिंथेसिस क्या होता है? कंटिन्यूस. किसमें? लीडिंग स्ट्रैंड में. लैगिंग स्ट्रैंड में सिंथेसिस कैसा होता है? डिसकंटिन्यूअस. राइट? ऑल्सो देन देर इज मैटर ऑफ डायरेक्शन. सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन डीएनए लिगेज एंड देन डीएनए पॉलीमरेज. ओके, इन दोनों का काम किस में होगा? स्टेप नंबर 2 में, दैट इज नोन एज इलॉन्गेशन. ओके, इस स्टेप के अंदर ही दोनों का काम होगा. किसका? डीएनए पॉलीमरेज एंड डीएनए लिगेज का. राइट? देन आई होप दीज पॉइंट्स आर क्लियर नाउ. ओके, देन topoisomerase, it relieves tension from DNA unwinding ahead of fork. See, जब भी डीएनए अनवाइंड होता है तो एक टेंशन क्रिएट होता है. ओके, इट इज़ पॉसिबल कि डीएनए वापस वाउंड अप हो जाए. ओके, सो इन स्ट्रैंड में जो टेंशन क्रिएट होता है, राइट, इसको कौन रिलीव करता है? टोपोइसोमेरेज. ओके, देन सी, इसका भी देख लेते हैं टोपोइसोमेरेज का. राइट, ओके, सो इसका काम अगेन स्टेप नंबर 2 है. स्टेप नंबर 2 में है, दैट इज इलॉन्गेशन. इसका काम करना है कि ड्यूरिंग डीएनए रेप्लिकेशन एंड ट्रांसक्रिप्शन, ओके, डीएनए हीलिक्स मैंने जैसे बताया कि वो फिर से वाउंड हो सकता है. ओके, ओवर वाउंड या फिर अंडर वाउंड हो सकता है. व्हेन द डीएनए गेट्स अंडर वाउंड और ओवर वाउंड. वाउंड मतलब कि हीलिक्स स्ट्रक्चर होता है, राइट? यहाँ पे हमारा स्ट्रक्चर ओपन हो रहा था. ओके, सो ये यहाँ पे ओवर राउंड होने की या फिर अंडर राउंड होने की बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी होती है. ओके, सो दिस क्रिएट्स व्हाट? ए टॉर्जनल स्ट्रेस क्रिएट करता है इनके स्ट्रैंड्स पे. सो इसका ये काम होता है टू रिलीव द टेंशन. ओके, दिस इज ऑल टू द स्टेप नंबर 2, दैट इज इलॉन्गेशन. देन द थर्ड स्टेप इज टर्मिनेशन. ओके, जब डीएनए रेप्लिकेशन का क्वेश्चन पूछेगा तो यू हैव टू मेंशन दीज 3 स्टेप्स. ओके, पहला हमारा इनिशिएशन था, राइट, जहाँ पे हमारा एमआरएनए फॉर्म हुआ था. ओके, देन इलॉन्गेशन, राइट, दिस वाज द सेकेंड स्टेप जहाँ पे डीएनए पॉलीमरेज, डीएनए लिगेज एंड टोपोइसोमेरेज का इंपॉर्टेंस होता है. ओके, यहाँ पे ये 3 फैक्टर्स काम करेंगे, 3 एंजाइम्स, राइट. Then our next step is termination. Replication fork meet at termination site completing the duplication of DNA. See,
दिस इज द फोर्क, ओके। इसका भी एक ये जो फोर्क यहाँ पे सी इस डायरेक्शन में काम हो रहा है, राइट। यहाँ पे हेलिक्स बनता जा रहा है, तो यहाँ पे ये धीरे से एंड होगा, ओके। So this completes the duplication of the DNA. Then proofreading. DNA polymerase checks for errors, correcting mismatched nucleotide to ensure accuracy. See, DNA polymerase जो कि हमने सेकेंड स्टेप में यहाँ पे देखा कि ये किस में लीडिंग स्ट्रैंड में काम करता है, राइट। इसका एक फंक्शन और है, सी यहाँ पे मेंशन्ड है DNA polymerase, यहाँ पे भी DNA polymerase प्रेजेंट है, राइट। सो इसका फंक्शन क्या है, ये प्रूफ रीड करता है। व्हाट इज इट प्रूफ रीडिंग, मतलब कि कुछ एरर्स ना आ जाए, ओके, कोई न्यूक्लियोटाइड मिसमैच ना हो जाए, ओके, और एक्यूरेसी इंश्योर करने के लिए काम आता है, ओके। देन टीलोमियर्स, एट क्रोमोसोम एंड्स टीलोमियर्स रिपीटेटिव सीक्वेंसेस आर मेंटेन्ड बाय टीलोमेरेज। अगेन दिस इज एन एंजाइम रिप्रेजेंटिंग टीलोमियर, ओके, इन सम सेल्स टू प्रिवेंट DNA शॉर्टनिंग। हमने पढ़ा था दिस इज क्रोमोसोम, है ना। टीलोमेयर का क्या काम होता है, इट एक्ट्स एज अ कैप, है ना, ताकि DNA का डेटा करप्ट ना हो जाए या फिर लूज ना हो जाए, राइट। सो दिस इज द स्टेप नंबर 3, टर्मिनेशन ऑफ DNA रेप्लिकेशन, ओके। अब इसका की फीचर्स देखते हैं। सेमी कंजर्वेटिव, हमने सबसे पहला पॉइंट यहाँ पे देखा था सेमी कंजर्वेटिव, राइट। इसका अभी हम इसे डिस्कस कर रहे हैं, राइट। देन ईच डॉटर DNA मॉलिक्यूल हैज़ वन ओल्ड एंड वन न्यू स्ट्रैंड। सी यहाँ पे डुप्लीकेशन हो रहा है, तो ये एक डॉटर DNA बनेगा कि नहीं, ये दिस इज द पेरेंट DNA, ओके, ऑन द लेफ्ट साइड एंड द राइट साइड इज द डॉटर DNA। सो बेसिकली ये कह रहा है कि ये जो स्ट्रैंड है दिस इज फ्रॉम द पेरेंट, और ये जो स्ट्रैंड है ये कॉम्प्लीमेंट्री बना है, दिस इज अ न्यू स्ट्रैंड। सो जो भी डॉटर DNA बनेगा उसके 2 स्ट्रैंड होंगे, उन 2 स्ट्रैंड में से एक पेरेंट का स्ट्रैंड होगा और एक उसने खुद बनाया होगा, ओके, इट विल बी अ न्यू स्ट्रैंड, राइट। सो दिस इज नोन एज सेमी कंजर्वेटिव इन नेचर, राइट। Then directionality, DNA synthesis occurs in the 5' to 3' direction, okay. Accuracy, proofreading and repair mechanisms ensure high fidelity. Error rate काफ़ी ज़्यादा decrease कर देता है per nucleotide, okay. Then the result is what, 2 identical DNA molecules, each distributed to a daughter cell during cell division. This process is critical for growth, repair, reproduction in living organisms, okay. So this was the process of DNA replication, okay. I hope this is clear.